नमस्कार, हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि परबत्ता प्रखंड खगड़िया ज़िला का एजुकेशनल हब बना हुआ है और उसी एजुकेशनल हब का एक हिस्सा परबत्ता और कन्हैयाचक के बॉर्डर पर स्थित संत कोलंबस स्कूल है। उन्हीं के प्राचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे आज के एजुकेशनल सिस्टम पर बात करेंगे, क्योंकि ये इस विद्यालय के निर्देशक प्राचार्य जो है सब कुछ निरंजन सांडिल सर ही हैं। हल्ला बोल सच में सर आपका स्वागत है। आपका भी अमित जी बहुत बहुत स्वागत हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से। और आप आए हैं, बहुत खुशी है। ऐसे ही कभी कभार हम लोगों से मिलते रहिए। धन्यवाद। सर, चूँकि आपका विद्यालय है संत कोलंबस स्कूल और लगातार अब 12-13 वर्ष से यह विद्यालय चला रहे हैं, अब तक में तो आपने समझ लिया होगा कि आज का जो एजुकेशनल सिस्टम है तो सभी अभी अपनी विचारधारा देते हैं एजुकेशन के बारे में। तो आपकी शिक्षा पर क्या विचारधारा है? देखिए अमित जी, शिक्षा आजकल के परिवेश में लोग अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। लोग आज तक यही सोच रहे हैं कि शिक्षा मतलब स्कूल की पढ़ाई है, किताब की पढ़ाई है, टीचर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाई है। लेकिन शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक रूप में है। शिक्षा हम लोग हमारे हिसाब से शिक्षा 3 प्रकार की होती है। एक होता है आध्यात्मिक शिक्षा, दूसरा होता है शैक्षणिक शिक्षा और तीसरा होता है व्यावहारिक शिक्षा। मान लीजिए कि कोई आदमी या कोई विद्यार्थी जिसको हम लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, हम लोग जो हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, तो जो उन लोगों को यहाँ शिक्षा मिलता है तो गार्जियन सोचते हैं कि स्कूल में पढ़ने गए बच्चे तो शैक्षणिक शिक्षा उन लोगों को हम लोग देते हैं। लेकिन हम अलग से कोशिश करते हैं कि उसको जो अन्य 2 शिक्षाएं हैं, वो 2 शिक्षाएं जो आध्यात्मिक शिक्षा है और जो अन्य शिक्षाएं में आ गई व्यावहारिक शिक्षा, उसको भी हम चाहते हैं कि जहाँ तक हो बच्चों को दे और पूरा का पूरा दे। अब आध्यात्मिक शिक्षा में बच्चों को ज़रूरी है कि अगर बच्चे केवल किताब पढ़ रहे हैं, वो अपने क्लास में टॉप पोजीशन ला रहे हैं, लेकिन अगर माँ बाप के प्रति उनका सम्मानजनक रवैया नहीं है, अपने माँ बाप क्या है? ईश्वर के बाद, भगवान के बाद माँ बाप ही हैं। प्रथम गुरु माँ कहलाती है। अगर माँ का सम्मान नहीं हो, पिता का सम्मान नहीं हो, तो फिर आप बहुत भी शिक्षा, आप IAS भी बन जाते हैं, आप बहुत बड़े पद पर भी जाते हैं। अगर कोई IAS अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता हो तो आपको क्या लगता है उसे संपूर्ण शिक्षा मिली है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है। और व्यावहारिक शिक्षा में आजकल उसका इंग्लिश में प्रैक्टिकल होता है। तो हम लोग थ्योरी जो स्कूल में पढ़ाते तो प्रैक्टिकल क्यों कराते हैं? प्रैक्टिकल जैसे साइंस में होता है, जैसे कि मैथ का प्रैक्टिकल होता है, और CBSE पाठ्यक्रम में हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो CBSE पाठ्यक्रम में 5 सब्जेक्ट मुख्य होता है। मैथ होता है, साइंस होता है, उसका हिंदी या जो भी एक उसका लैंग्वेज है वो होता है, SST होता है। तो हम जो भी 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस 5 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है। ये सरकार की नीति है। लेकिन प्रैक्टिकल हम जो बोले व्यावहारिक शिक्षा, तो व्यावहारिक शिक्षा ये है कि बच्चे घर में जाएं तो अपने माँ बाप का हाथ बटाएं उसके काम में। अगर लड़की है हमारे स्कूल में 8 क्लास में पढ़ रही है तो अपने माँ का थोड़ा सा ध्यान रखे। और जब हम एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं बच्चे को, एक जब हम लोग असेंबली करते हैं तो असेंबली में हम लोग थाउट देते हैं पर डे, माने पर डे स्पेशल बच्चों का 2-3 मिनट का एक थाउट होता है, सीनियर बच्चे का, जूनियर बच्चे का, सबों का। तो उसमें हम स्पेशली बच्चे को कभी कभी एक चीज़ की ओर अटेंटिव करते हैं कि अपने घर से चलिए तो अपने माँ बाप का पैर छू के चलिए, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके चलिए। इससे बड़ा, माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं है। और गुरुजन जो आपको पढ़ाएं उसका भी पूरा सम्मान कीजिए, ताकि और आपके अभिभावक और गुरुजन दोनों का स्नेह मिल सके और दोनों के स्नेह से आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अच्छे मकाम तक पहुंच सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा शिक्षा की परिभाषा बहुत
अच्छी तरीके से आपने स्पष्ट की। चलिए, अब तो अप्रैल का महीना आने वाला है और आपका सत्र शुरू होने वाला है। चूँकि सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत 25% आपको पता है, तो नए सत्र में आपकी क्या योजना है स्कूल की ओर से? देखिए, नए सत्र जो हमारा 23-24 का आने वाला है, अब तो हमारा एग्ज़ाम लगभग समाप्ति की ओर है। हम लोग रिज़ल्ट भी देने वाले हैं आगे 1 सप्ताह के अंदर। तो इसके पहले जो एडमिशन का दौर शुरू हो जाता है, चूँकि ये सेमी अर्बन एरियाज है, ना इसको अर्बन कह सकते हैं ना इसको रूरल कह सकते हैं। अब नगर पंचायत में परबत्ता आता है और इस स्कूल का केवल परबत्ता से लगाव नहीं है, परबत्ता के सराउंडिंग्स में लगभग 10 किलोमीटर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तक के बच्चे यहाँ आते हैं। और इंग्लिश मीडियम आजकल गार्जियन के लिए, अभिभावकों के लिए एक आकर्षण का स्कूल है। ऐसे हिंदी मीडियम स्कूल भी संचालित हैं परबत्ता में। तो नए सत्र के लिए जो सरकार का गाइडलाइंस है, उसमें है क्या कि आप बीपीएल कोटा के अंतर्गत 25% बच्चे का आप रिजर्व कर दें सीट। माने 25% जो बच्चे होंगे वो बीपीएल कोटा से आने वाले होंगे और उनका फ़ी नहीं लेना है। तो हम लोग सरकार के इस गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं, जो अभिभावक इस बात को नहीं जानते हों उनको भी आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ, हमसे मिलें, और अगर वो स्कूल में बच्चे पढ़ाना चाहते हैं तो हमसे जहाँ तक मदद हो इस कोटा में लेंगे। अगर वो इस कोटा में आते होंगे उनको अपना प्रमाण पत्र देना होगा, और अगर उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे तो अलग से भी उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, चाहे वो बुक फैसिलिटीज़ हो या अलग से कोई भी फैसिलिटीज़ हो, तो हम उसको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे ताकि उनके बच्चों के टैलेंट में किसी प्रकार की कमी ना हो। हम चाहेंगे कि हमारा एक मैसेज जो हम पहले से देते आए हैं, जो कि अन्य किसी स्कूल में है या नहीं है, मैं उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा, कि कोई भी समाज का अंतिम से अंतिम व्यक्ति का भी बच्चा पढ़ाई उसकी पैसे के अभाव में बाधित ना हो। ये हमारे शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि हमसे गार्जियन, अभिभावक इस बात को जाने और पूर्णतः यहाँ भी और अन्य स्कूलों में भी अपने एडमिशन के लिए जो सरकार का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो अपने अधिकार की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताएं, परबत्ता चूँकि एजुकेशनल हब ने शुरू में कहा कि परबत्ता एजुकेशन का हब बना हुआ है, काफ़ी विद्यालय यहाँ पर हैं संचालित हो रही हैं, तो अन्य विद्यालय के बनिस्पत आपके विद्यालय में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ है जो कि अभिभावक अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिट करें? देखिए अमित जी, ऐसे तो सभी स्कूलों का अपना अपना पढ़ाई का सिस्टम होता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई स्कूल हमसे अच्छा नहीं है, अपनी फैसिलिटी बताने में कोई बुराई नहीं है, और हम ये भी नहीं कहते हैं कि कोई स्कूल या हम किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं, और इन्फीरियर किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हम अपनी कुछ विशेषताएं आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे कि परबत्ता के बहुत सारे स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है, जबकि संस्कृत क्या है, हमारी भाषाओं की जननी है। भाषाओं की जननी कह सकते हैं उसको, देव भाषा भी कहते हैं भाषाओं को। उससे सारे जितनी भी भाषाएं हैं उसका कहीं ना कहीं वास्ता है उसका, और संस्कृत की हम पढ़ाई कराते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि संस्कृत की पढ़ाई से आप जानेंगे कि ये पिछले साल में अपने गांव का कन्हैया चक का एक बच्चा हुआ था जिला टॉपर, तो क्या हुआ था, संस्कृत था उसका सब्जेक्ट। डीएवी स्कूल में भी संस्कृत को प्राथमिकता हुई, लेकिन परबत्ता के बहुत सारे स्कूल में संस्कृत का कोई वैल्यू नहीं है। सीबीएसई के बिहार टॉपर में भी संस्कृत था, वही टॉप किया था। हाँ, और लेकिन परबत्ता में आज स्कूल का एक हब है, या एजुकेशन हब भी उसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो संस्कृत को दूसरी निगाह से नहीं देखें, वो मेन स्ट्रीम में अपनी मुख्य धारा में संस्कृत को लाएं, जो उसका मुख्य सब्जेक्ट है उसमें से संस्कृत को लाएं। हम तो अपने बच्चों को 5 क्लास से ही, इसके पहले 4 से ही पढ़ाते थे, 4 से ही हम बच्चे को संस्कृत पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे का अब एकाएक अगर हम चाहेंगे कि 9th में उसको सब्जेक्ट दे तो संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम चाहते हैं कि संस्कृत उसकी भाषा बने, संस्कृत उसका एक सब्जेक्ट बने। दूसरा विशेषता क्या है कि अब किसी स्कूल में यहाँ रीजनिंग की पढ़ाई नहीं होती है,
अच्छा, आप जानते हैं कि जो ये कंपटीशन है, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, या कोई भी हो कंपटीशन अच्छा है, तो उसमें निश्चित तौर पे रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंस है। जी जी रीजनिंग में अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैंकिंग का, रेलवे का, कोई भी आप अच्छा जॉब प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चे को आप अगर स्किल देना चाह रहे हैं तो उसमें रीजनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप रीजनिंग को नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम इंग्लिश को अगर लें, आप सोचते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं, बट मेरा एक विज़न है कि हम बच्चे को, हम अपना एक लोगों के साथ लगाए हुए स्कूल में, मेक मिशन गेट एम्बिशन। क्या है मतलब कि अपना एक मिशन बनाओ और लक्ष्य पाओ। आप कोई भी मिशन, मैंने स्कूल खोला है, 2 स्कूल मेरे अंदर संचालित है, कि यहाँ है, ढोलबज्जा है, तो हम हर जगह एक चीज़ को रखना चाहते हैं बच्चों के बीच में कि बच्चों, अगर तुमको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए कुछ न कुछ लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा कि मेरा ये लक्ष्य है और इस हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम की बात है। सीबीएसई में दोनों भाषाओं को मान्यता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम क्यों? इंग्लिश मीडियम आज गार्जियन के आकर्षण का केंद्र है, बट मेरा एक मानना है कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश नॉट टू बी एन इंग्लिश मैन। हमको माने इंग्लिश तो बहुत ही ज़रूरी है, हम ये नहीं कह रहे कि इंग्लिश प्रायोरिटी में नहीं दें, लेकिन साथ ही साथ अगर अन्य भाषाओं के साथ आपका तालमेल नहीं रहेगा तो जन्मजात तो हम इंग्लिश मैन है नहीं, हम अंग्रेज कोई है नहीं। हम कुछ भी सोचेंगे तो हम किस में सोचेंगे? अपनी मातृभाषा में सोचेंगे, और हमारा दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप लाइफ में आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, बैंकिंग में आप कर सकते हैं, रेलवे में अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, आईआईटीएन बन सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ करने के लिए, और कोई भी आदमी, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद में सोच लीजिए कि आप आप कुछ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो क्या आप कुछ भी सोच रहे हैं तो पहले हिंदी में सोच रहे हैं, या हम भी कुछ बात आपसे कर रहे थे हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन कुछ भी हम आपको बोलेंगे तो आज जो आम भाषा हमारी है हिंदी है। अगर हिंदी को हम तोड़ना चाहेंगे इंग्लिश से, तो तोड़ने के बाद स्टूडेंट का संपूर्ण स्किल जो है वो डेवलप नहीं हो सकेगा। इसलिए दोनों भाषाओं में हम स्कूल में, बहुत सारे स्कूलों में देखे हैं कि बच्चे को हमारे पास आते हैं ना, तो हम पूछते हैं कि तुम हमको इंग्लिश में एप्लीकेशन बता सकते हो, लिख के दिखा सकते हो? तो यस सर, हम दिखा देंगे। अच्छा, हिंदी में एक एप्लीकेशन? तो नो सर, आई एम नॉट एबल टू राइट। तो हम समझते हैं कि कुछ स्कूल जो इसमें चूक रहे हैं, और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि जितने मिशनरीज स्कूल हैं इसमें वो हिंदी को पढ़ाने में पीछे रह जाते हैं। वो अच्छा, अंग्रेजी केवल पढ़ाएंगे तो क्या हो सकता है? दर्जनों केरलियन टीचर्स, दर्जनों ये कालिम्पोंग एक जगह है दार्जिलिंग में, वहाँ के बहुत सारे टीचर्स को हम 4-4, 5-5 साल रखे हुए हैं। हम देखें कि ग्रामेटिकली बहुत रॉन्ग होते थे, और जो भाषाओं पे उसका अधिकार होता था वो ना के बराबर होता था। वो केवल इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते थे। हमारे बच्चों को अगर बेनिफिट नहीं, हमारे बच्चों को अगर ग्रामर अच्छा नहीं हो, आगे चल के वो कॉम्पिटिटिव नहीं बन सकें, तो फिर सिर्फ इंग्लिश बोलने से वो केवल 15-10 हज़ार की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं जाके कॉल सेंटर में रह सकते हैं, कहीं जाके टीचिंग कर सकते हैं। जब तक उसको डीप नॉलेज अपने सब्जेक्ट का नहीं होगा, तब तक आईएएस, नीट करना, यूपीएससी, बीपीएससी करना केवल उसका एक ड्रीम होगा, एक सपना होगा, और कुछ नहीं। और चलते रहते सर, परबत्ता के स्टूडेंट्स के लिए एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ संत कोलंबस स्कूल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अमित जी, मैं इस स्कूल का निदेशक हूँ, प्राचार्य तो पिरंजन कुमार हैं, तो मैं उनको भी गाइडलाइंस देते रहता हूँ, अपने टीचर्स को भी गाइडलाइन देते रहता हूँ, और हमारे स्कूल के प्रबंध कमेटी के चेयरमैन हैं श्री उदयकांत चौधरी, और उनसे मेरा लगातार स्कूल की व्यवस्था, स्कूल की शिक्षा, इस संबंध में बात होती रहती है, और उनका आशीर्वाद भी हमको मिलते रहता है। हम जब भी स्टूडेंट को अच्छा कराएं, जैसे इस बार स्कूल में हमारा एक विद्यार्थी कन्हैया चक्का था, सन्नी, उसने 97% अप्रोक्स प्राप्त किया, और वो NIT किया।
और उसका एक ड्रीम है कि हम IITian ही बनेंगे, इसलिए वो फिर दूसरा चांस दे रहा है। एक बच्चा ऐसा था जिसको कि वाइब्रेंट कोचिंग सेंटर, जो राजमिस्त्री उसका पिता है और लड्डू पंडित का लड़का है, और वो मेरे स्कूल में राजमिस्त्री का काम करते हैं, बहुत सारा बिल्डिंग उन्हीं का बनाया हुआ है। तो उसका लड़का वाइब्रेंट कोचिंग में सिर्फ 1 रुपये के टोकन पे वो अभी पढ़ रहा है, उसको 13,000 का महीना स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो ये उपलब्धि है। और एक बच्चा और था जिसका आनंद कुमार का लड़का है, केतन कुमार, उसने इस बार के जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम था, प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो अभी एक्चुअली यहाँ 7 क्लास में है, लेकिन जो 9th का माने एग्ज़ाम हुआ प्री टेस्ट, उसको उसने एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर दिया। अब क्वालिटी पे आप देखिए कि बच्चे को क्वालिटी और स्किल बनाने का क्या फ़ायदा है कि 7 के बच्चे 9th का क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको डीप नॉलेज अपने सब्जेक्ट का दिया जा रहा है, ये विशेषता है। और हम चाहेंगे अपने जो स्टूडेंट हैं, चाहे मेरे स्कूल के स्टूडेंट रहे, चाहे दूसरे स्कूल के स्टूडेंट रहे, तो हम चाहेंगे कि सभी विद्यार्थियों को एक मैसेज कि जो अपने लाइफ में कुछ करना है तो निश्चित तौर पे उसे कठिन मेहनत करना पड़ेगा। अगर सोचेंगे कि स्कूल की पढ़ाई से हम स्कूल आ रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं, घर जा रहे हैं, बैग लाए और बैग जाके रख दिए, तो इससे किसी भी स्कूल में पढ़े कोई फ़ायदा नहीं, ना मेरे स्कूल में फ़ायदा होगा, ना किसी दूसरे स्कूल में फ़ायदा हो सकता है। चाहे वो DAV में पढ़े, चाहे भागलपुर माउंट ऐसी से चले जाए, उनको कठिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा। टैलेंट से कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है हार्ड लेबरिंग बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और सपना उनको देखना पड़ेगा। अगर वो अच्छा ड्रीम देखते हैं, साथ साथ अच्छा मेहनत करते हैं, तो सपना तो साकार होगा। एक कहावत है ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। अब पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम जो ये चाह रहे थे आपको कि बच्चे अगर अपना हौसला के साथ आगे बढ़ेंगे, अपना मन में विश्वास रखेंगे कि आई कैन डू एनीथिंग, और श्री राम शर्मा आचार्य का भी कहना था कि तुम समझो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन था, बहुत जगह रोड पे चौराहे पर हम लोग देखते थे, लिखा हुआ रहता था कि तुम समझो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि हर आदमी के आत्मविश्वासी होने का एक बहुत बड़ा कॉज है। और आत्मविश्वासी तभी बन सकते हैं आप जब अपने पर आपको कॉन्फिडेंस होगा। आप सोचेंगे कि नहीं, हमरे में टैलेंट है, हमें भी कुछ करने का, हमें